इधर घर पर सुमित के जाने के बाद मौनी ने अपने बैग से एक ड्रेस निकाली, वॉशरूम गई और फ्रेश हो गई। वह बहुत देर तक सोफे पर बैठी सुमित के लौटने का इंतजार करती रही। जब वह वापस नहीं आया तो उसने सोचा, लगता है जैसे उसे इस शादी में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उसने अभी तक मेरा चेहरा भी नहीं देखा है, पता नहीं वह कहाँ गया होगा। तभी नौकरानी मौनी के लिए खाना कमरे में लेकर आई और कहा, प्लीज़ खाइए मैडम। मौनी ने जवाब दिया, ओह, मुझे नीचे आना चाहिए था। नौकरानी ने कहा, कोई बात नहीं मैडम, आप थकी हुई होंगी इसलिए मैं यहीं ले आई। और फिर वह चली गई। मौनी, जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूखी थी, इसलिए उसने खाना खाया और नींद आने पर उसी सोफे पर सो गई। सुमित दूसरी ओर पूरी रात गेस्ट हाउस में शराब पीता रहा। सुबह लगभग 9 बजे वह उठा। उसे याद आया कि उसे ऑफिस जाना है। सिर दर्द से परेशान वह धीरे धीरे उठा और अपनी कार से घर के लिए रवाना हुआ। जब सुमित घर पहुंचा तो श्रीकांत हॉल में थे। सुमित को देखते ही वह गुस्से में उसके सामने गए और पूछा, तुम रात में कहाँ थे? सुमित ने लापरवाही से जवाब दिया, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। क्या तुम्हें याद भी है कि कल तुम्हारी शादी हुई थी? श्रीकांत ने पूछा। सुमित ने व्यंग से कहा, अगर मुझे याद है तो मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मुझे पूरे शहर में यह घोषणा करनी चाहिए कि मेरी शादी हो गई है? तुम श्रीकांत गुस्से में सुमित के करीब गए और उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। सुमित अपना सिर एक तरफ झुकाकर वैसे ही खड़ा रहा, बिना कुछ कहे। श्रीकांत जी ने कहा, अगर मैंने तुम्हें यह थप्पड़ पहली बार मारा होता जब तुमने मेरी बात नहीं मानी थी तो तुम ऐसे नहीं बनते। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी शादी हो गई है। क्या तुम्हें यह ख्याल नहीं है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहेगी? इसके अलावा रात को घर आने के बजाय तुम कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, बताओ मुझे। श्रीकांत चिल्लाए। फिर भी जब सुमित चुप रहा तो श्रीकांत जी ने सुमित का चेहरा अपनी ओर घुमाया और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने किससे शादी की है? जब सुमित ने उन्हें प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, श्रीकांत ने पुकारा, मौनी, मौनी, जो तब तक नीचे कमरे में थी। श्रीकांत की पुकार सुनकर उनके पास आई और उनके सामने खड़ी हो गई। श्रीकांत ने सुमित को मौनी की ओर घुमाया और कहा, तुम्हारी शादी उस लड़की से हुई है जिससे तुम प्यार करते थे। क्या यह उसके लिए नहीं था कि तुमने अपनी माँ और मुझसे बात करना बंद कर दिया? क्या यह उसके लिए नहीं था कि तुमने वे सभी आदतें सीखी जो तुम में नहीं थी? क्या यह उसके लिए नहीं था कि जब हमने तुमसे मना किया था तब तुम हमें छोड़कर अलग होकर रहने लगे थे? श्रीकांत जी मौनी को देख रहे थे जबकि वह उनकी सारी बातें सुन रही थी। दूसरी ओर मौनी उनके शब्दों से आश्चर्यचकित थी। क्या वह मुझसे प्यार करते थे? लेकिन उन्होंने मेरे लिए अपने माता पिता से कब लड़ाई की? क्या हुआ होगा? मौनी ने मन में सोचा और सुमित की ओर देखा। उनकी आंखें मिली और वे एक दूसरे को देखते ही रहे। श्रीकांत जी बोले, देखो, जिस लड़की से तुम प्यार करते थे वह तुम्हारी पत्नी बन गई है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे अनदेखा करते हो और अपनी आवारागर्दी जारी रखते हो या उसे अपनी पत्नी के रूप में मानते हो। तुम पूछ सकते हो कि जब तुमने मुझसे पूछा था तब मैं क्यों राजी नहीं हुआ था? यह उसके मामा के कारण है। जब मौनी के पिता जीवित थे तब सुरेश कहते थे कि मौनी उनकी बहू है और वो हर किसी को इसके बारे में बताता रहता था। मौनी के पिता गोविंद ने भी कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने सोचा कि चूंकि वे परिवार है इसलिए वे भी इसे पसंद करेंगे। लेकिन वह जो हुआ वह अलग था। उन्होंने गोविंद को मार डाला और मौनी की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। उन्होंने उसे अपने ही घर में अजनबी बना दिया और बिस्तर पर पड़ी उसकी माँ का इलाज तक नहीं करवाया। अब सुरेश के बेटे की शादी बाहर हो रही है और उन्होंने मौनी को दहेज के लिए बाहर शादी कराने की योजना बनाई है। जब मुझे यह सब पता चला तो मैं गया और उनसे कहा कि मौनी को तुमसे शादी करवा दे और वे राजी हो गए। उस समय सुरेश का बेटा विशाल यहाँ नहीं था, अन्यथा वह मौनी को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। यह कहने के बाद श्रीकांत ने कहा, अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम क्या करना चाहते हो। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। और वो वहाँ से चले गए। श्रीकांत ने सुमित को सब कुछ बताया और कहा, जो करना है करो। उनके जाने के बाद भी सुमित मौनी को
एकटक देखता रहा। सुमित की नज़रों से डरी हुई मौनी वहीं खड़ी रही। सुमित धीरे धीरे मौनी की ओर बढ़ा और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? मौनी ने असमंजस में सुमित को देखा और अपना सिर ना में हिला दिया। बेशक तुम्हें याद नहीं होगा, जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था और उस दिन किसी लड़के के साथ कार में चली गई थी। तुमने उससे मुझे धमकी भी दिलवाई थी। क्या तुम सब भूल गई हो? सुमित ने अपने हाथों को अपनी जेब में डालकर और मौनी के चारों ओर घूमते हुए कहा। मैं? मौनी ने समझ में न आने पर पूछा। हाँ तुम, और कौन होगा? तुमने ही तो मुझे धमकी दिलवाई थी, सुमित ने कहा। मौनी बोली, देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैं इसलिए तो यहाँ हूँ। तुम इतनी तनाव में क्यों हो? मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, सुमित ने कहा। मौनी की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। सुमित ने उसकी आंखों में देखा जो लाल हो गई थी और पूछा, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि मैं कौन हूँ? मौनी डरी हुई लग रही थी और उसने कहा, नहीं, मुझे पता था। मैंने सोचा था कि तुम यही कहोगी। मैंने सोचा था कि तुम कम से कम मेरी आवाज़ तो पहचानोगी, लेकिन नहीं। तुमने उस दिन मुझसे सिर्फ टाइम पास के लिए बात की थी, है ना? लेकिन मैंने तुमसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया था। मैं तुम्हारी वजह से ही ऐसा बन गया। लेकिन तुम्हें यह भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, उसने गुस्से से कहा। मौनी ने सुमित को देखा और कहा, तुम राम हो? नहीं, मैं सुमित हूँ, उसने कहा। मौनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुमित को देखा, सदमे में। तो ये है उनकी कहानी। यह तब की बात है जब सुमित ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपने ऑफिस में ही काम करने लगा था। मौनी कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। उसी समय सुरेश और राजीव ने जो किया था, उसकी वजह से गोविंद जी की तबीयत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। एक शाम सुमित ऑफिस से घर जा रहा था, तभी उसने मौनी को ट्रैफिक सिग्नल पर देखा। सुमित को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वह लड़की को देखते ही उस पर फिदा हो गया, लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ था कि अगर वह जाकर कहेगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो शायद वह उसे थप्पड़ मार देगी। लेकिन उसने रोज़ उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसकी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। आखिरकार अमीर परिवारों के लिए किसी के बारे में जानकारी हासिल करना मुश्किल नहीं होता, है ना? खासकर जब वो लड़की से प्यार करता हो तो निश्चित रूप से वह सब कुछ जान लेगा। इसलिए सुमित ने मौनी को दूर से ही प्यार किया। कुछ दिनों बाद उसने एक पत्र लिखा और मौनी के कॉलेज में किसी से उसे देने के लिए कहा। दोपहर के भोजन के समय जब मौनी कैंटीन में थी, एक लड़की आई और उसे पत्र दिया और कहा, मैडम, एक सर ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा है। मौनी ने आश्चर्य से पूछा, मेरे लिए? उसने पत्र खोला और पढ़ा। हाय मेरी प्यारी मौनी, कैसी हो तुम? हालांकि तुम्हें क्या होगा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं जानता हूँ। तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। तुम मेरे सपनों में भी आती हो और मेरी नींद में खलल डालती हो। तुम मुझे सच में बहुत पसंद आई जिस पल मैंने तुम्हें देखा। मौनी, मैं तुम्हें यह सीधे भी कह सकता था, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने आकर कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चूँकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम शायद मुझे जाने के लिए कह दोगी। इसलिए मैं तुम्हें दूर से ही प्यार कर रहा हूँ और इस पत्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मौनी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वह दिन जल्दी आएगा जब मैं तुमसे सीधे मिलूँगा और तुम्हें यह कहूँगा, अंत में राम लिखा था। इसे पढ़ने के बाद मौनी ने सोचा कि किसी कॉलेज के व्यक्ति ने उसे दिया होगा और ये बातें कॉलेज में आम है। उसने इसे खारिज कर दिया, पत्र को मोड़ा, अपने बैग में रखा और इसके बारे में भूल गई। हालांकि सुमित ने पत्र लिखना नहीं छोड़ा। वह रोज किसी के जरिए मौनी को पत्र भेजता था। शुरू में मौनी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी कारण से बाद में उसने पत्रों में भावनाओं को महसूस करना शुरू कर दिया। वह उन्हें बार बार पढ़ती थी और सोचती थी, कौन है जो मुझसे बिना मिले इतना प्यार करता है? वो मुझसे सीधे क्यों नहीं मिल सकता? एक और दिन सुमित ने एक और पत्र भेजा। मौनी ने पत्र खोला और पढ़ा, हे, तुम आज उस गुलाबी ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो।
तुम्हें इस तरह देखकर मेरा मन करता है कि मैं सीधे तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें गले लगा लूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि तुम क्या कहोगी, इसलिए मैं खुद को यहाँ रोक रहा हूँ। उसने लिखा। मौनी ने पत्र पढ़ा, मुस्कुराई और एक अलग कागज पर लिखा, अगर तुम मुझसे इतने डरे हुए हो तो तुम मुझसे प्यार क्यों कर रहे हो? मेरे सामने आओ और बहादुरी से प्रपोज करो, तब मैं तुम्हारा प्यार स्वीकार करूंगी। उसने वह पत्र लाने वाले लड़के को दिया और कहा, यह उस व्यक्ति को दे दो जिसने तुम्हें यह पत्र दिया है। फिर वह अपनी क्लास में चली गई। वह लड़का मौनी द्वारा लिखा पत्र सुमित को दे गया, जो बाहर इंतजार कर रहा था। सर, इस मैडम ने मुझे यह पत्र आपको देने के लिए कहा है, उसने कहा और चला गया। सुमित उत्साहित होकर सोचने लगा, क्या उसने मुझे जवाब दिया? वह अपनी कार में बैठ गया और मौनी का लिखा पत्र पढ़ा। मन ही मन हंसते हुए उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे सामने आकर प्रपोज करूँगा तो तुम हाँ कह दोगी, है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को क्यों ठुकराऊंगा। वह खुशी खुशी अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया। उस रात सुमित मौनी को फ़ोन करता है। मौनी फ़ोन उठाती है, सोचती है कि कौन हो सकता है, क्योंकि यह एक अननोन नंबर था। वो हेलो कहती है, दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। कौन है? वो पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कौन है मौनी? सुमित जवाब देता है, मौनी अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी सोचती है और हिचकिचाते हुए कहती है, राम, पत्र खत्म हो गए, अब फ़ोन कॉल का समय है। हाँ, अगर मैं तुमसे सीधे मिलने की कोशिश करूँगा तो तुम राजी नहीं होगी, इसलिए मैं इतनी मुश्किल से गुजर रहा हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शायद मैं राजी हो जाऊँ, कौन जाने। मौनी जवाब देती है। सुमित बोला, सच में? मौनी बोली, हाँ, तुम मेरा चेहरा भी नहीं जानती। अगर मैं अचानक आकर तुम्हें प्रपोज करूँगा तो तुम कैसे राजी हो जाओगी मौनी? मैंने तब मना नहीं किया था और मैं अब भी मना नहीं कर रही हूँ मिस्टर राम। मौनी कहती है, ओहो, तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने आऊँगा, देखते हैं कि तुम मुझे पहचान पाती हो या नहीं। सुमित कहता है। मौनी ने कहा, कोशिश करूँगी राम जी। ठीक है, गुड नाइट राम जी। मौनी, एक मिनट रुको। मौनी बोली, हाँ बताइए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मौनी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे तुम देखते ही पसंद आ गई थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे तुम्हारे पास आने का इंतज़ार करती रहो। मैं तुम्हारे माता पिता से बात करके तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। हाँ, क्या तुम मुझे ऐसे ही ले जाओगे? तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कहना चाहिए। मौनी ने पूछा। मैं किसी भी चीज़ के लिए तैयार हूँ मौनी, पसंद तुम्हारी है, हम वही करेंगे जो तुम्हें पसंद होगा। ठीक है, ठीक है फिर, ठीक है, मेरा इंतज़ार करती रहो। बाय मौनी, मैं तुमसे जल्दी मिलूँगा। सुमित ने कहा और फ़ोन काट दिया। मौनी सुमित की बातों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। क्या वह सच में मुझसे इतना प्यार करते हैं? उसने सोचा। चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा कि वह मेरे सामने आएंगे, देखते हैं वह कैसे प्रपोज करते हैं, सुमित कैसा दिखता है। यह जाने बिना ही मौनी उससे प्यार करने लगी थी। हालांकि उसी दिन सुमित को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने श्रीकांत जी और मानसा जी को बैठाया और उन्हें मौनी के बारे में बताया। पापा, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, अगर मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा जब तक मैं वापस आऊँ। आपको जाकर उसके माता पिता से बात करनी चाहिए और उन्हें हमारी शादी के लिए मनाना चाहिए, सुमित ने कहा और दूसरे शहर के लिए रवाना हो गया। जैसे कि उसके बेटे ने कहा था, श्रीकांत जी गोविंद जी के ऑफिस में उनसे बात करने गए, लेकिन वहाँ सुरेश और विशाल ने उन्हें बताया कि मौनी की शादी तय हो गई है और गोविंद जी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए वो बिना कुछ कहे वापस आ गए। लेकिन इस बीच गोविंद जी का निधन हो गया। रूपा अस्वस्थ हो गई और संपत्ति सुरेश के नाम पर स्थानांतरित हो गई। सुमित जो बड़ी उम्मीद के साथ शहर से लौटा था, श्रीकांत जी से मिला और पूछा, क्या हुआ पापा, क्या आपने मौनी के माता पिता से बात की? श्रीकांत जी ने जवाब दिया, हम तुम्हारे प्यार और शादी के लिए राजी नहीं है सुमित। उस लड़की को भूल जाओ और उस लड़की से शादी करो जिसे हमने तुम्हारे लिए चुना है। क्या पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या आप समझ नहीं रहे हैं? हम सब समझते हैं, लेकिन हम इसके लिए राजी होने के लिए तैयार नहीं हैं। अब यह तुम्हारी मर्जी है, उन्होंने सुमित से मुंह पर कह दिया। सुमित ने कहा कि वह ऐसे घर में नहीं रहेगा जहाँ उसकी इच्छाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता और उस दिन से
वह अलग रहने लगा। चूंकि सुमित के माता पिता ने मौनी के माता पिता से बात नहीं की, इसलिए उसने खुद मौनी के पास जाने का फैसला किया, यह सोचकर कि उसे किसी की परवाह नहीं है। अगर वह भी उसे पसंद करती है और वह मौनी को अपने साथ ले जाएगा। वह उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज के लिए रवाना हुआ। हालांकि अपने पिता की मृत्यु, अपनी माँ की बीमारी और घर की सभी परिस्थितियों के कारण मौनी सुमित के बारे में भूल चुकी थी। इसके अलावा विशाल अपने शब्दों से उसे परेशान करता था। वह जहाँ भी जाती थी उसका पीछा करता था। एक दिन कॉलेज में लंच ब्रेक के दौरान मौनी कैंटीन में थी जब विशाल आया और उसके बगल में बैठ गया। उसे परेशान करने लगा। इससे तंग आकर वो वहाँ से निकल गई। वो घर जाना चाहती थी। तभी सुमित बेहद खुशी से उसके सामने आया। हाय मौनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा। उसे एक गुलाब का फूल दिया और प्रपोज किया। लेकिन मौनी अभी भी विशाल की हरकतों से गुस्से में थी। उसने सुमित की तरफ देखा भी नहीं। उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, क्या तुम लड़कियों को देखते ही प्रपोज करने और ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम करने लगते हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? दफा हो जाओ। विशाल जो तभी आया था, उसने सुमित को मौनी के सामने हाथ में गुलाब लिए खड़ा देखा। वह समझ गया कि सुमित ने उसे प्रपोज किया है। ए, तू है कौन? वह चिल्लाया। यह मेरी गर्लफ्रेंड है, इस पर मेरा पूरा अधिकार है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे प्रपोज करने की? उसने मौनी को अपनी तरफ खींचा, अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और सुमित को चेतावनी दी। यह मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर मैंने तुझे इसके आसपास फिर कभी देखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू क्या समझता है अपने आप को? मौनी को विशाल के छूने से घिन आ रही थी, लेकिन वह चुप रही। डर था कि कोई प्रतिक्रिया उसे और भड़का देगी। सुमित चाहता तो विशाल को वहीं पीट देता, लेकिन मौनी के शब्दों ने उसे बहुत चोट पहुंचाई थी। विशाल के इस तरह अधिकार जताने पर मौनी के चुप रहने से उसे लगा कि वह सचमुच विशाल से शादी करने वाली है। सुमित जलती हुई नजरों से देखता रहा जब विशाल मौनी को अपनी कार में बैठाकर ले गया। वो पूरी तरह तबाह हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि अपना गुस्सा किस पर निकाले। वह किसी तरह घर पहुंचा, जहां उसने इतनी शराब पी कि उसे होश नहीं रहा और बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ा। अगले दिन सुमित उठा। मौनी का थप्पड़ अभी भी उसे याद था। मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, उसने सोचा। मैंने सोचा था कि तुम मुझे पहचानोगी, लेकिन तुमने किसी और लड़के से मुझे धमकाया और फिर तुम उसके साथ चली गई। तुमने मुझे एक बार सबक सिखा दिया। मैं अब कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा। उस दिन से सुमित काम में डूब गया। अपना ज़्यादातर समय ऑफिस में ही बिताने लगा। जब वो घर जाता तो शराब के नशे में डूबा रहता था। जैसे तैसे दिन बीतते गए। सुमित ऑफिस में एक मीटिंग में गया, जहां उसकी मुलाकात लास्या से हुई। जैसे ही लास्या ने सुमित को देखा, वो उस पर मोहित हो गई। मीटिंग के बाद वह उससे व्यक्तिगत रूप से मिली। सुमित अपने कैबिन में खिड़की के पास खड़ा था, एक हाथ जेब में और दूसरा दीवार पर टिकाकर बाहर की ओर देख रहा था, खोया हुआ। तभी लास्या ने दरवाजा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने पूछा। सुमित बिना मुड़े बस इतना बोला, हाँ आ जाओ। लास्या ने एक सुंदर लैवेंडर और गेंजा साड़ी पहनी थी। उसके बाल खुले और बिखरे हुए थे। वह स्टाइलिश तरीके से सुमित की ओर चली और उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में देखते हुए उसने प्रपोज किया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सुमित। उसके शब्दों ने सुमित के दिमाग में एक पुरानी याद ताज़ा कर दी। वह समय जब उसने मौनी से ये शब्द कहे थे। उसने लास्या को देखा, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और फिर खिड़की की ओर मुड़ गया। प्यार सब बकवास है लास्या, उसने कहा। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तुम ऐसा क्यों कहते हो सुमित? लास्या ने पूछा। क्योंकि मेरे पास मेरे कारण है, सुमित ने जवाब दिया। लास्या बोली, मैं तुम्हारी ओर बहुत आकर्षित हूँ। अगर तुम मान जाओ तो हम शादी कर सकते हैं सुमित। शादी? सुमित ने उपहास सुनाया। यह मेरी जिंदगी में नहीं होने वाला है। मेरा इरादा किसी से शादी करने का नहीं है लास्या। लेकिन मुझ में क्या कमी है सुमित? लास्या ने जोर देकर कहा। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ?
क्या मेरे पास दौलत नहीं है? मुझे इनमें से किसी की परवाह नहीं है। सुमित ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास कुछ है या नहीं, यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता लास्या। लास्या की आंखों में आंसू आ गए। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन जैसे ही उसने सुमित को देखा, वह उससे प्यार कर बैठी। वह सचमुच उससे प्यार करती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने बहुत पहले ही प्यार की अवधारणा को त्याग दिया था। अपनी भावनाओं से अभिभूत होकर लास्या ने सुमित को कसकर गले लगा लिया। मैं तुम्हें प्यार करने के लिए क्या कर सकती हूँ सुमित? उसने पूछा। अपनी सारी शर्म लिहाज छोड़कर सुमित ने बिना किसी भाव परिवर्तन के जवाब दिया, भले ही तुम कुछ भी करो, यह प्यार वाली बात मेरे लिए काम नहीं करेगी। लेकिन चूंकि तुम कहती हो कि तुम मेरी ओर इतनी आकर्षित हो, तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने अपना सिर नीचे किया और लास्या को देखा, जो अभी भी उससे चिपकी हुई थी। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें सवाल कर रही थी। क्या तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगी? सुमित ने पूछा। उसकी नज़र लास्या की आंखों पर टिकी हुई थी। लेकिन इसे समझ लो, प्यार और शादी की अवधारणा कभी भी हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। लास्या शायद इसलिए कि वह सुमित को खोने का विचार सहन नहीं कर सकती थी, उसके प्रस्ताव पर राजी हो गई। और उस दिन से लेकर अब तक वे फिजिकल रिलेशन में हैं। लेकिन सुमित सिर्फ लास्या तक ही नहीं रुका, वह कई अन्य महिलाओं के साथ भी इंटीमेट हुआ जो उसके साथ फिजिकल होना चाहती थी। उसकी रिलेशनशिप की सूची लंबी होती गई। सुमित की लिस्ट में कई लड़कियां शामिल हो गई। श्रीकांत सुमित को इस तरह देखकर बहुत परेशान थे। वो श्रीकांत और मानसा की बातें नहीं सुन रहा था और शादी से बिल्कुल दूर भाग रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर सुमित की शादी हो जाएगी तो वह ये सब घूमना फिरना छोड़ देगा। सुमित के लिए शादी के रिश्ते देखते समय श्रीकांत को पता चला कि मौनी की शादी नहीं हुई है और उस घर में क्या हुआ था और गोविंद की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उन्होंने मौनी के साथ सुमित की शादी तय की और सफलतापूर्वक उनकी शादी करवा दी। जब हमारा हीरो सुमित मौनी के पास गया, अब बताओ, उस दिन तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम मुझे पहचान जाओगी। फिर तुमने मुझे थप्पड़ मारा और किसी और के साथ चली गई। तुमने मुझसे फिर शादी कैसे की है? उसने कहा। मौनी की कमर पर अपनी पकड़ और भी कसते हुए दर्द से मौनी की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसने इसे सहन किया और सुमित से दूर हटने की कोशिश की। क्या हट रही हो? सुमित ने कहा, मौनी की कमर को छोड़कर उसके गाल पकड़ते हुए। तुमने उसे मना करके मुझसे शादी कैसे की? और तुम मेरे बारे में सब जानती होगी, है ना? तो क्या तुमने मुझसे मेरी दौलत के लिए शादी की? क्या तुम मेरी सारी दौलत लेकर फिर उसके पास वापस चली जाओगी? मौनी ने गुस्से से सुमित का हाथ झटक दिया और बोली, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने तुमसे तुम्हारी दौलत के लिए शादी की? मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी हमारी शादी होने तक। और जब तक तुमने मुझे नहीं बताया तब तक मैं यह भी नहीं जानती थी कि तुम राम हो। तुम कहते हो कि तुमने मुझसे प्यार किया। क्या ये काफ़ी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या मुझे तुमसे प्यार करने की जरूरत नहीं है? क्या तुम कभी मेरे पास आए और कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? क्या तुम मुझसे शादी करोगी या तुम हमारे घर आकर मेरे परिवार से रिश्ते के बारे में बात की? नहीं, है ना? तो मैं तुम्हें कैसे याद रखती? हाँ, यह सच है कि मैंने तुमसे मेरे सामने आने को कहा था, लेकिन क्या तुम मेरे कहने के तुरंत बाद मेरे सामने आए थे? उससे पहले मेरी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई थी और हमारी जिंदगियाँ दूसरों के हाथों में चली गई थी। मैं बस किसी तरह जी रही थी और उस समय तुम मेरे सामने आए। मैं तुम्हें कैसे पहचानती? और मुझे एक टॉर्चर लगातार मेरा पीछा कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। तुम उसी समय आए जब वह मुझे परेशान कर रहा था। मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाला, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम राम हो। मेरे पिता के गुजर जाने और मेरी माँ के बिस्तर पर ही रहने के बाद मैं उन पत्रों और तुम्हें पूरी तरह से भूल गई थी। अभी भी मेरे घर वालों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इस शादी के लिए हाँ नहीं कहा
तो वो मेरी माँ को मार देंगे। मैंने इसे सिर्फ इसलिए स्वीकार किया, ना कि इसलिए कि मैं तुम या तुम्हारी दौलत की लालची थी। मौनी ने गुस्से से कहा, ओह सच में? तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, तो तुमने क्यों की? मुझसे शादी करके तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही थी? बताओ, सुमित ने पूछा। मैंने तुम्हें बताया, मेरी माँ के लिए, मौनी ने जवाब दिया। अपनी माँ के लिए? तो तुम्हारे घर वाले उसे किसी और के पास भेज सकते हैं, है ना? क्या तुम तब किसी और के पास भी जाओगी? सुमित ने मौनी की आंखों में देखते हुए पूछा। सुमित के शब्दों से गुस्सा होकर मौनी ने उसे गाल पर थप्पड़ मारा। तुम इंसान भी नहीं हो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसी दिखती हूँ? मौनी रोते हुए पूछती है। सुमित ने अपना गाल रगड़ते हुए जहाँ मौनी ने उसे थप्पड़ मारा था कहता है, तुम मुझे थप्पड़ मारती हो और फिर ये घटिया ड्रामा करती हो और रोने लगती हो। जैसे ही मौनी जाने वाली थी, सुमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? जो तुमने मेरे साथ किया, तुमने मेरा चरित्र बदल दिया और तुमने मेरे पिता से भी मुझे पिटवाया और तुमने भी मुझे मारा। मुझे उन सब का बदला लेना है ना? उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। बताओ, है ना? देखो राम बाबू, अगर तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है तो मुझे छोड़ दो। मैं अपनी जिंदगी किसी तरह जी लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे अपने शब्दों और एक्शंस से मत हर्ट करो। मौनी ने विनती की। क्या तुम्हें छोड़ दूँ? एक वक्त था जब मैं तुम्हें चाहता था, तुम मुझसे दूर थी। अब जब मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम मेरे करीब हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुम अब मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए मैं जो कहता हूँ तुम्हें वो सुनना होगा। मुझसे शादी करने के बाद तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती हो, सुमित ने कहा मौनी को और भी कसकर गले लगाते हुए। तुम्हारे कारण मैंने जो पीड़ा सही है, वो सब तुम्हें भी दिखानी है। मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी तरफ सही है। वैसे भी तुम पर मेरा गुस्सा, मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो नफरत है, वो सब भी तुम्हें पता होनी चाहिए, सुमित ने कहा जबरे भींचते हुए। मौनी रोते हुए बोली, मैंने क्या किया है कि तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो? हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने जो दर्द सहा है वो तुम्हें भी महसूस होनी चाहिए। ये मेरा मकसद है। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरा पूरा चरित्र बदल गया। तुम्हारी वजह से मैं ऐसा बन गया हूँ। मैंने सोचा था कि तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी। मैंने पहली बार तुमसे प्यार किया था। मैं उस प्यार को किसी और पर नहीं दिखा सका, इसलिए मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। लेकिन कहते ही भी सुमित ने मौनी को बहुत भावुकता से देखा। मेरा प्यार तुम तक नहीं पहुंचा। नहीं, तुमने मुझे समझा ही नहीं, सुमित ने कहा। मौनी ने वो सब सुनकर कहा, असल में तुम मुझे देखकर प्यार करने लगे, लेकिन तुम कौन हो, क्या हो, मुझे नहीं पता। तुम्हारा चेहरा भी मैंने नहीं देखा। ऐसे में मैंने तुम्हें प्यार किया, ये तुमने कैसे सोच लिया? मौनी ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, यही कहना चाहती हो? सुमित ने पूछा, मौनी को अपनी बाहों से आजाद करते हुए। हाँ, मौनी ने कहा। सुमित बोला, सच बताओ, उन पत्रों में जो मैंने लिखा था, वो पढ़ने के बाद भी तुम्हें मेरे लिए प्यार महसूस नहीं हुआ या समझ नहीं आया? दिल से बताओ, तुम्हें मेरे लिए प्यार नहीं हुआ? तुम्हें मेरे लिए पॉजिटिव फीलिंग नहीं आई? तुम्हें मुझे देखने की इच्छा नहीं हुई? मौनी बोली, मुझे तुम्हारे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी प्यार महसूस नहीं हुआ और ना ही होगा। सुमित बोला, अच्छा, तो प्यार महसूस नहीं होता तो तुमने उसे अपने करीब कैसे आने दिया? वो तुम्हें अपनी बीवी की तरह ले गया, है ना? और तुमने उसे एक शब्द भी नहीं कहा। मौनी बोली, वो मेरे कुछ कहने से पहले ही मुझे टॉर्चर कर रहा था, तो मैं क्या कहती? सुमित बोला, तो मतलब वो तुम्हें कुछ भी कहे तुम उसे कुछ नहीं कहोगी? क्या वो तुम्हें इतना पसंद है? सुमित ने गुस्से से कहा। मौनी बोली, अगर तुम्हें इतना शक था तो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम ऐसे बातें करके मुझे क्यों मार रहे हो?
ये सब कहते हुए आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। सुमित ने मौनी का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हें उस तरफ का एहसास होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे लिए सहा है। जब मैंने तुम्हें मेरी आंखों के सामने उसके साथ जाते हुए देखा तो मेरा दिल टूट गया और वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे तुम उसकी पत्नी हो, और मुझे ये पसंद नहीं आया। अब से तुम सुमित की पत्नी हो और तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, मेरी प्रिय। अगर तुमने ना कहने की हिम्मत की और पागलपन किया, उसने कहा मौनी को तीखी नज़रों से देखते हुए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। उसने मौनी के गाल को अपने हाथ से थपथपाया और कहा, अब अंदर जाओ, तुमने रो रो कर अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर दी है। मौनी सुमित को इतना करीब देखकर उसे समझने में असमर्थ उलझन में पड़ गई और बोली, मैं तुम्हें कैसे समझूं राम बाबू। एक तरफ तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और दूसरी तरफ तुम मुझ पर शक करते हो। मैं तुम्हें कैसे समझूं? मुझे समझने में तुम्हें अभी बहुत समय लगेगा। अब कमरे में जाओ, मैं आ रहा हूँ, उसने कहा। मौनी धीरे से सुमित से दूर हुई, ऊपर कमरे में गई और वॉशरूम में गई। उसने अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला। आईने में अपना चेहरा देखते हुए उसने सोचा, मेरी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। क्या मुझे एक ऐसा पति भी नहीं मिल सका जो मुझे समझ सके मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुझे अपनी पसंद से जीने का भी हक नहीं है। मेरी जिंदगी हमेशा किसी और के हाथों में होती है। मेरे साथ इतनी समस्याएं क्यों है भगवान? मैंने क्या पाप किया है कि तुम मुझे इतना परख रहे हो? उसने अपने मन में सोचा। वह बाहर आई और तौलिए से अपना चेहरा पोंछा और कमरे में पानी की तलाश की। उसका गला रो रो कर सूख गया था। उसे बिस्तर के बगल वाली टेबल पर एक पानी की बोतल दिखी। उसने कुछ पानी पिया और बिस्तर पर बैठकर खोई हुई विचारों में डूब गई। मौनी के विचार अपनी माँ रूपा की ओर चले गए। माँ कैसी है? आंटी ने कहा था कि उनका इलाज चल रहा है, मुझे उनसे एक बार मिलकर आना चाहिए, मौनी ने सोचा। बिस्तर के सिरहाने पर टिककर लेटते हुए कुछ देर बाद सुमित अपने कमरे में आया और मौनी को सोते हुए पाया। वैसे ही बैठी हुई, उसे वैसे देखकर उसने एक तौलिया लिया, वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ और क्योंकि वह उस दिन ऑफिस नहीं जा रहा था, वो सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप पर काम करने लगा। काम करते हुए भी उसकी नज़र कुछ मिनटों में मौनी की ओर जा रही थी। कितनी मासूम दिख रही है, उसने सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह ठीक से खाती भी है या क्या वह किसी तरह की डाइटिंग कर रही है और सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनती जा रही है। उसने देखा, उसकी नज़र मौनी की कमर पर पड़ी। यह इतनी पतली कैसे हो सकती है? उसने सोचा, ऐसा लगता है जैसे यह मेरी हथेली में समा जाएगी। कुछ देर बाद मौनी असहज महसूस करते हुए थोड़ी हिली और धीरे से अपनी आंखें खोली। सुमित सोफे पर बैठा था, एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर उसकी कोहनी सोफे के किनारे पर टिकी हुई थी और वह मौनी को तीखी नज़रों से देख रहा था। मौनी उसकी नज़र से थोड़ी डर गई, तुरंत उठकर खड़ी हो गई और अपने हाथों को मरोड़ने लगी। सुमित ने अपनी नज़र थोड़ी भी नहीं बदली और पूछा, क्या मुझे लुभाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी कमर इतनी पतली है, क्या तुम इसे मुझे दिखाकर मुझे अपने प्यार में गिराना चाहती हो? क्या यही तुम्हारी प्लानिंग है? मौनी को उसकी बात पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर तुमने क्या किया? मैं बस सो रही थी राम बाबू। अगर तुम सो रही थी तो वो एक्सपोज करने वाला पोस्टर क्या था? मैंने कुछ एक्सपोज नहीं किया। ओह, सच में? सुमित ने कहा, सोफे से उठकर धीरे धीरे मौनी की ओर एक एक कदम बढ़ाते हुए उसके पास पहुंचकर उसने कहा, तो ये क्या है? उसने अपनी उंगलियों से उसकी कमर के पास खिसकी हुई साड़ी को ठीक किया। मौनी को उसके स्पर्श से सिरन महसूस हुई और वह 2 कदम पीछे हट गई। अरे, दूर क्यों जा रही हो? तुम्हें भी तो पता होनी चाहिए, है ना? सुमित ने कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मौनी ने धीरे से कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने कैसे किया? हाँ, उसने पूछा, क्या तुम रानी की तरह सो रही थी?
क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी शादी कुछ समय पहले हुई थी और यह तुम्हारे पति का घर है? अगर तुम्हें याद है तो खाना कौन बनाएगा? तुम्हारे दादा। सुमित ने व्यंग से कहा। अगर तुम कहोगे तो मैं खाना बना दूंगी। तुम इसे इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो? ओह, तो इसमें थोड़ी सान भी है। जाओ और खाना बनाओ। मुझे भूख लगी है। ठीक है, मौनी ने कहा। रसोई की तलाश में उसने फ्रिज से सब्जियां निकाली, उन्हें काटा, चावल बनाए और 3 अलग अलग करी बनाई। उसके बाद उसने सब कुछ डाइनिंग टेबल पर लगाया और सुमित के कमरे में गई। सुमित वहाँ काम कर रहा था। उसे क्या कहकर बुलाए, यह समझ नहीं आने पर मौनी थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर कहा, राम बाबू। उसे सुनाई नहीं दिया। वह इस बार थोड़ा जोर से बोली, राम बाबू। सुमित ने अपना काम रोका और उसकी तरफ देखा। मौनी बोली, खाना तैयार है। सुमित बोला, 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, मौनी ने कहा और फिर नीचे चली गई। 10 मिनट बाद सुमित नीचे गया, अपने हाथ धोए और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। मौनी आई, सुमित को सब कुछ परोसा और एक तरफ खड़ी हो गई। क्या तुम नहीं खाओगी? आप खाइए, मैं बाद में खाऊंगी। अचानक क्या हुआ कि तुम अभी नहीं खाओगी? मुझे उम्मीद है कि तुमने इसमें मुझे मारने के लिए कुछ नहीं मिलाया होगा, उसने कहा। आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? मौनी ने एक प्लेट ली और अपने लिए भी सब कुछ परोसा। वह सुमित को देखने लगी। अच्छा, तो तुमने इसमें कुछ नहीं मिलाया, सुमित ने कहा खाते हुए। फिर वह वापस अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद मौनी ने भी खाना खा लिया। फिर उसने सारे बर्तन रसोई में वापस रख दिए और हॉल में बैठ गई। इधर मौनी के घर में सुरेश, राजीव और बाकी सब एक साथ बैठे थे। हम बर्बाद हो गए, उन्होंने कहा। लेकिन मुझे डर है कि विशाल क्या कहेगा अगर वो आएगा। रेनू, तुम ऐसा मत कहो। मैं विशाल से बात करूंगा। मैं पहले से ही उसका मंत्री की बेटी से शादी करवाने पर काम कर रहा हूँ। उसे विशाल की तस्वीर भी पसंद आ गई है। बस उसे हाँ कहना है। अगर वो हमारी बहू बन जाती है तो हमें पैसे भी मिलेंगे और हम मंत्री जी को अपना रिश्तेदार बताकर अपना काम भी आसानी से करवा सकते हैं, सुरेश ने कहा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है तो ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।